नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। जम्मू के राजौरी सेक्टर में सेना ने तड़के घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। सेना के मुताबिक इस दौरान एक आतंकी को एलओसी पर मार गिराया गया। जम्मू में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्ट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि बुधवार तड़के करीब 5:55 पर राजौरी सेक्टर के केरी इलाके में एलओसी पर तैनात जवानों ने सीमा पर कुछ हलचल देखी। सीमा पर यह हलचल भारतीय क्षेत्र में करीब 400 मीटर अंदर की तरफ थी। चुनौती देने के बाद सेना ने संदिग्ध इलाके में फायरिंग की, जिसमें घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और 2 मैगजीन बरामद की है। उधर तमिलनाडु के नेवेली में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में बड़ा हादसा हुआ। दरअसल प्लांट के बॉयलर में ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 17 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया, तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। अभी धमाके के कारण का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक अभी घायलों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बता दें कि इसके पहले 5 मई को प्लांट में इस तरह का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें भी 5 लोगों की मौत हुई थी। तेईस जून को कोरोनिल लॉन्च की गई थी और दावा किया गया था कि इससे 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी हो जाएगी। कोरोना की दवा के रूप में लाई गई कोरोनिल पर तुरंत ही विवाद हो गया और इसी विवाद पर आज बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोनिल विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि कोरोनिल के काम पर आयुष मंत्रालय ने हमारे प्रयासों को सराहा। तो साथ ही बाबा रामदेव ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूल्हे हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे। एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता। एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्य? कैबिनेट मिनिस्टर शिव प्रकाश शुक्ल ने राशन कार्ड को लेकर कहा कि पहले भी 80 करोड़ देशवासियों को हमने प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को देने का काम किया। इस योजना को बढ़ाकर नवंबर तक को लेकर जाएंगे और इसमें 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 80 करोड़ देशवासियों को हमने प्रधानमंत्री ये जो है अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को देने का काम किया है और इधर इस योजना को हम बढ़ा करके नवंबर तक ले जाएंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस योजना में इधर के उसमें 90,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर पहले वाला भी जोड़ दिया जाए तो आप ये समझिए कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इस पूरे योजना पर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में खर्च करने का काम कर रही है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के गरीबों को किस तरह से समझने का काम किया है और वो आत्मनिर्भर रहें, इसके लिए भी किया है। क्योंकि जब उनके पेट में अन्न रहेगा, शरीर ठीक रहेगी, तभी वह देश के आत्मनिर्भरता के लिए काम भी कर सकते। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कोरोना के चलते गरीबों को बहुत ही परेशानी हुई और इसीलिए प्रधानमंत्री ने गरीबों में राशन देने का काम किया।
पीएम का कहना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए जो जहां है वहीं राशन मिलेगा। अनलॉक के कारण लोग जिम्मेदारी का ध्यान रखें। एक ऐसा तबका है जिसको कि बहुत दिक्कतें आई हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को एक्सटेंड किया गया है और इसको नवंबर तक एक्सटेंड किया गया है। ये अच्छी बात है। पहले इसको जून तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 5 महीने और इसको एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि आने वाले दिन उन्होंने जो बताया कि त्योहारों के दिन है और सभी को अन्न की जरूरत रहती है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इस पर मेन प्रधानमंत्री ने फोकस किया है। कुल मिलाकर के 80,000 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च किया जाएगा। इससे पहले भी जो खर्च किया गया है इसको मिलाकर के 1.5 लाख करोड़ रुपया इसके लिए गरीब अन्न कल्याण योजना के लिए किया गया है। और दूसरा जो प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की है, वो जिस स्थान पर कोई व्यक्ति जहां भी है उसको उसी स्थान पर राशन मिले, इसके लिए उन्होंने चिंता की है। और विशेष करके जो उन्होंने अंत में बात कही है कि ये जो अनलॉक हुआ है इसके दौरान बहुत लोगों ने अपनी जो जिम्मेवारी थी सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क डालने की, उस सभी को छोड़ा है। लेकिन इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए, दूसरों की जान की परवाह करते हुए ये कहा है कि सभी इस चीज़ का ध्यान रखें। और विशेष करके मुझे लगता है कि सारी ये जो चीज़ें हुई हैं भारत की जनता को ध्यान में रख करके की गई हैं और प्रधानमंत्री इसके लिए चिंता करते हैं, उनका लिए धन्यवाद भी हम करते हैं। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार ने समय रहते लॉकडाउन का निर्णय लिया, जिसके चलते हमें काफी सफलता मिली है। देश में अनलॉक के बाद लोग कोरोना को लेकर ढीले हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश से निवेदन किया है कि हमें कोरोना को लेकर सतर्क रहना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देशवासियों से ये आह्वान किया है कि कोरोना वायरस महामारी ये अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है। भारत सरकार ने, मोदी साहब ने समय रहते जो निर्णय लिए, उसके चलते हमारे देश में कोरोना वायरस की रोकथाम में बहुत सफलता मिली है। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक 1 हुआ है तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जनमानस के अंदर थोड़ी ढिलाई आ रही है। लोग सैनिटाइजर्स का प्रयोग थोड़ा कम कर रहे हैं, बार बार हाथ नहीं धो रहे हैं, फेस कवर, फेस मास्क का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, 2 गज की दूरी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से पुनः यह निवेदन किया है कि चाहे धीरे धीरे अनलॉकडाउन हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट्स और सब चीजें खुल रही हैं, लेकिन हमें सतर्कता बरतनी है। कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर इस कोरोना वायरस ने तबाही लाई है। हमें लगातार फेस कवर, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और वो सारे नियमों का पालन करना है जो लॉकडाउन के दौरान हमने सभी नियमों का पालन करते थे। अनलॉकडाउन होते ही हम लोगों को ये सारी चीजें नहीं भूलनी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमले में एक जवान बलिदान हो गया, जबकि एक नागरिक की भी मौत हो गई। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक जवान को मामूली चोट आई। उत्तरी कश्मीर में सोपोर के रैबन मॉडल टाउन में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। 3 जवान और एक आदमी जख्मी बताया जा रहा है। आपको बता दें, आतंकवादी हमले के दौरान 3 साल के बच्चे को बचाया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस बच्चे की मां के पास लेकर जा रही थी और इसी दौरान पुलिस रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बच्चा हमले के दौरान अपने मृत रिश्तेदार के पास बैठा हुआ था। हम लेके जा रही है, जा रहे हैं ना, हम लेके जा रहे हैं। देखो आप इधर, देखो इधर, वो देखो आपके लिए बिस्किट भी लाया, चॉकलेट लाया, चॉकलेट मामू के पास लेके जाएंगे।
कोरोना वायरस महामारी के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की परीक्षाएं दे रहे छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई। बच्चों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा और हाथों को सैनिटाइज करके ही परीक्षा देने गए। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से छात्रों को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दी गई। वहीं बिहार के दरभंगा पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए बाबा रामदेव को सबसे बड़ा चोर बताया, तो साथ ही बाबा को गिरफ्तार करने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि बाबा रामदेव इंसान को मारने वाली दवा बनाते हैं। उन्होंने मोदी से सवालिया लहजे में पूछा कि आखिर बाबा रामदेव जैसे लोग कब तक जिंदा रहेंगे। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बाबा रामदेव को देश और मानवता का दुश्मन बताते हुए कहा कि उनकी सरकार आई तो वे ऐसे बाबा को सही ठिकाने लगा देंगे। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन पर चुप्पी पर भी सवाल उठाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी ने बिहार में कोरोना की स्थिति पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना काल में देश की सबसे अक्षम बिहार सरकार 12 करोड़ बिहारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 महीने बाद भी बिहार कोरोना जांच में सबसे पीछे है। संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोई नया कोविड अस्पताल नहीं बन पाया, ना ही रैंडम सैंपलिंग हो रही है। जांच नहीं तो केस नहीं। हमने शुरू से आगाह किया कि जांच की गति और दायरा बढ़ाया जाए। कुछ हफ्ते पहले पीएम को 20,000 जांच करने का भरोसा सीएम ने दिलाया था, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी औसत जांच 5,000 से कम जांच की जा रही है। आपदा काल में झूठ बोलना महापाप है। आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार वास्तविकता छुपा सकती है, लेकिन विस्फोटक होती स्थिति को काबू करने का कोई उपाय नहीं। बिहार में कुल जांच में पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत 4.48 है, जो कि खतरे की घंटी है। जेडीयू नेता अजय आलोक ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और राशन कार्ड को लेकर कहा कि ये गरीबों के लिए अच्छा कदम है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। उन्होंने संदेश दिया कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर अजय आलोक ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना टेस्टिंग बिहार में हो रहे हैं। कुछ लोग अंधे होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें दिखाने का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का हम ही नहीं पूरा देश स्वागत करता है। बिहार ने तो सबसे पहले ये प्रपोजल भेजा था मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जब ये निर्णय हुआ था कि 3 महीने का राशन बिहार के लिए और दिया जाए। सुशील मोदी जी ने खुद गृह मंत्री जी से बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को देखिए, बिहार की ये डिमांड को उन्होंने राष्ट्रीय जरूरत समझा और आज पूरे राष्ट्र के लिए नवंबर तक के लिए फ्री अनाज की घोषणा कर दी। इसके लिए हम पूरे बिहार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने जितने कोरोना के लिए प्रेरक बातें बताई हैं, एक राष्ट्रपति तक का उदाहरण दिया, एक प्रधानमंत्री तक का उदाहरण दिया और कहा कि गांव का प्रधान हो या प्रधानमंत्री, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। इसमें एक स्पष्ट संदेश है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बचाव की सारी तैयारी हमें रखनी है और सतर्कता रखना जरूरी है। और ये उन लोगों को भी संदेश है जो अपने आप को कहा कि 2.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं बिहार में अभी तक। 10,000 की हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई है, जो अन्य राज्यों से बहुत ऊपर है। और आने वाले दिनों में लक्ष्य है कि अगले 5 दिनों में से 15,000 करने का। लेकिन कुछ लोग अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। पुनः प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्सटेंड करते हुए जो है उस योजना को जो है नवंबर तक, जो छठ पूजा होता है लास्ट में, क्योंकि इस बीच में प्रधानमंत्री जी ने कल जैसा कहा था कि सारा का सारा फेस्टिवल का टाइम है, तो उसको देखते हुए जो है नवंबर तक क्या कहते हैं कि इस योजना को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। और इससे क्या कहते हैं सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर थे वो सब जगह से अपने अपने घर में आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी अपना लौटना घर
शुरू कर, वहाँ जहाँ काम करते थे या जिस स्टेट में थे वहाँ जाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए उन सब लोगों को जो है 2 रुपये किलो 3 रुपये के अलावे जो है 5 केजी फ्री में जो कह देते हैं कि राशन 5 केजी कह देते हैं कि उनको पर व्यक्ति पर मंथ दिया जाएगा। वहीं देश में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज यूथ कांग्रेस द्वारा पंजाब के भटिंडा में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान लखविंदर सिंह लखवी ने धरने के दौरान केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसान विरोधी सरकार है। आर्थिक मंत्रालय के शिकार हुए किसानों को सबसे बड़ी मार तेल की कीमतों की बढ़ोतरी के कारण पड़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अगर आने वाले दिनों में तेल की कीमतें कम नहीं की गई तो वह और भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे और हर हाल में तेल की कीमतें कम करवा कर रहेंगे। पंजाब सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से पहले ही लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। अब बसों के किराए से लोग और भी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। पटियाला बस स्टैंड पर बसों के किराए में बढ़ोतरी होने के चलते यात्रियों ने कहा कि लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਨਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਲ ਦਾ ਦਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ PGI ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ 300 ਜਾਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲਈ 300-400 ਫੇਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਭਾਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਫਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕੱਲਾ ਮਸਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾਗਾ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪਿੱਛੇ ਸਰ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਏ ਗਏ ਆ, ਦਾਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਾਏ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नीदरलैंड कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष चीन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही और त्रासदी मचाई हुई है। इतना ही नहीं, देश भर में भी कोरोना के कारण बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और इसी विषय को देखते हुए धर्मशाला के एडवोकेट विश्व चक्षु ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चाइना के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी। नीदरलैंड से केस करने की अनुमति मिलने पर इंटरनेशनल कोर्ट में ही भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ मामला चलेगा। विश्व चक्षु ने इंटरनेशनल कोर्ट को भेजे गए अपने पत्र में लिखा कि चाइना ने कोरोना वायरस से पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया। अब तक कोरोना महामारी के कारण लगभग 1 करोड़ से अधिक संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। अपितु हमारा देश, हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान की भी अर्थव्यवस्था का जो सत्यानाश हुआ है, उसके पीछे, इस कोविड-19 के पीछे जिस भयानक और खतरनाक ताकत का हाथ है वो चाइना है। और चाइना के
वुहान शहर से ये जो वायरस उत्पन्न हुआ, जिसके चलते मैंने एक एप्लीकेशन तैयार की। इस एप्लीकेशन में मैंने ये सारा डाटा लिखा और लिखकर मैंने ये ऑनरेबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड को ये मैंने एक एप्लीकेशन भेजी है, जिसमें मैंने उनसे एक अनुमति, न्यायालय से अनुमति मांगी है कि वो हमें भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ एक केस दायर करने का मौका दे। वहीं जींद में सोनीपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सोनीपत के एसपी जींद पहुंचे। जींद के एसपी ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में सोनीपत के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि इस मुठभेड़ में 2 पुलिस इंस्पेक्टर और 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए, तो साथ ही एक आरोपी भी घायल हुआ है, जिसे सिविल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि एक आरोपी को राउंड अप किया गया है। आपको बता दें, सोनीपत में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में जांच के लिए पुलिस की टीम सूचना के आधार पर जींद पहुंची थी। के अंदर एक हमारे 2 मुलाजिम कांस्टेबल रविंदर और एसपीओ कप्तान किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी हत्या की गई थी। उसी की तफ्तीश के दौरान कुछ सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमारी सीआईए की टीम ने यहाँ पे रेड की। उसी रेड के दौरान उनके ऊपर जो अटैक किया गया और उनकी जो रिटेलिएटरी जो कार्रवाई उन्होंने की, उसमें एक एक्यूज्ड के गनशॉट इंजरी हुई और जिसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लेकर आया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। सर, जो पुलिस कर्मचारी सर जी अरेस्टिंग भी कोई हो सर इसके अलावा? जी, एक उसके अलावा हमने एक और एक्यूज्ड राउंड अप किया और जो डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं अभी शेयर नहीं करूँगा। बाकी हमने एक और राउंड अप कर रखा है कि जिस एक्यूज ने अटैक किया है उसको रिटेलिएशन में इंजरीज भी उसको मिली है। आगे उनको भी अस्पताल लेके आया गया है। तो इस कार्रवाई से एक जो एक्यूज्ड जो सो कॉल्ड आइडेंटिफाई हुआ था, उसने जो इंजरीज की हैं, तो पुलिस वालों पे काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है और जो 2 इंस्पेक्टर्स हैं उनको वाइटल ऑर्गन्स पे इंजरी है और उनको अभी डॉक्टरों की टीम बता रही है कि उनको हायर सेंटर पीजीआई रोहतक भी रेफर किया जाए। वहीं पंजाब के भटिंडा में गली गली रेहड़ी पर सब्जी बेचने वालों ने नगर निगम पर धक्केशाही का आरोप लगाया और निगम के खिलाफ परशुराम नगर में जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं सब्जी सड़क पर फेंककर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के चलते लोग पहले से परेशान हैं। अब नगर निगम द्वारा रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनकी रेहड़ियों को पकड़कर बंद किया जा रहा है। रेहड़ी वालों ने कहा कि रोज कमाकर खाने वाले रेहड़ी वालों को अगर निगम ऐसे ही परेशान करता रहा तो आने वाले दिनों में संघर्ष किया जाएगा। अधिकारी आए सी ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਜਿਹਾ ਵਿਖੇਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। हम सब्जी लगाते, लेडीज आदमी होकर हम सब्जी लगाते हैं। कमेटी वाले आते कहते भागो भागो भागो, कभी कहते हैं बट्टे चक्के ले जाएंगे, कभी कंडे चक्के ले जाते हैं, दुखी करते हैं आके यहाँ पे। हम सब मंडी से नगद उधार करके सौदे लाते हैं, आधा सौदा बेचेंगे, आधा सौदा फेंकेंगे। बच्चे के क्या पालेंगे, क्या क्वार्टर किराया देंगे, क्या जहाँ पे रहते हैं पे क्या खाएंगे, क्या करेंगे बताइए आप सब। क्या मांग करते हैं? हम सब मांग करते हैं बस के 9 बजे तक अड्डा लगना चाहिए, हमसे कोई से परेशानी न करे।
हिमाचल के जिला कुल्लू में टमाटर की फसल पर ब्लाइट रोग ने हमला बोल दिया है। बीमारी के प्रभाव के कारण टमाटर के पौधों के पत्तों पर काले धब्बे पड़ रहे हैं और ऐसे में फसल को नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि मौसम के बदलाव के चलते यह समस्या आई है। टमाटर की फसल की बीमारी को लेकर किसान चिंतित हैं, तो वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में उतार चढ़ाव के कारण बीमारी पनप रही है। इससे निजात पाने के लिए किसानों को समय रहते दवा का छिड़काव करना चाहिए। जिला कुल्लू की लोअर बैलेट में बड़े पैमाने पर टमाटर का उत्पादन हो रहा है। जिले में करीब 1300 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की पैदावार हो रही है। सैकड़ों किसान टमाटर की फसल से अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। जिला कुल्लू का टमाटर बाहरी राज्यों को भेजा जाता है। यहाँ पर विभिन्न मंडियों में टमाटर का कारोबार करोड़ों में होता है, लेकिन इस साल फसल पर बीमारी का प्रकोप बढ़ चुका है और ऐसे में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। जिला कुल्लू में कुल 3200 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ सीजन में सब्जियां उगाई जाती हैं। उनमें से तकरीबन 750 से 800 हेक्टेयर भूमि में टमाटर लगाया जाता है और टमाटर का जो औसत उत्पादन जिला कुल्लू में बहुत अच्छा है। 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें से लोगों को पैदावार आ जाती है। टमाटर में आने वाले मुख्य रोगों में अगेता झुलसा व पछेता झुलसा रोग प्रमुख है, जिसको आप ब्लाइट, अर्ली और लेट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। अगेता झुलसा रोग में पत्तों पर गोल चक्कर के रूप में भूरे धब्बे बनते हैं और बीमारी अधिक होने पर पत्ते भी गिर जाते हैं, उत्पादन में कमी आती है। और पछेता झुलसा रोग में छोटे काले धब्बे बन जाते हैं, जैसे कि आजकल जैसे हमने आपका जो भुंतर वाला इलाका है और बंजार वाला इलाका है यहाँ है ना, इसमें हमने पाया कि दोनों ही अर्ली और लेट ब्लाइट जो है वो आजकल टमाटर में बीमारी बहुत जोर पकड़ रही है। और इसमें जैसे जो मौसम में जो फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी धूप कभी बारिश, इससे इस रोग का ज्यादा प्रकोप रहता है। और इसी के साथ ये खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।